जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम साइंस टेक का रिवीजन करेंगे, वह भी स्पेस टेक्नोलॉजी यानी कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे कि आखिर ये जो है ना अंतरिक्ष स्पेस जिसे बोलते हैं है क्या, और इसमें जितने भी फैक्टर्स आते हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन इससे बनते हैं, वो टोटल हम इसका मतलब शॉर्ट नोट्स में, चूँकि मेरा पास नोट्स है ना, मैंने क्लासेस किया है तो उसको हम रिवीजन करेंगे और आपको ध्यान से सुनना है। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि मैं दोबारा इसको रिवीजन जब करूं तो मैं इसको थोड़ा स्पीड मोड में कर सकूं और जल्दी, ताकि मैं इसका रिवीजन कर सकूं, है ना। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो देखिएगा, है ना। और आप अगर आपको चाहिए नोट्स इसका तो मैं आपको नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप बिल्कुल आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि उपग्रहों के बारे में करेंगे। देखिए, हमारे पास उपग्रह जो होते हैं ना, एक होता है कम्युनिकेशन सेटेलाइट, तो एक आपका होता है नेविगेशन सेटेलाइट, और एक आपका होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट, और एक आपका होता है स्पेस ऑब्जर्वेशन, है ना, रिसर्च सेटेलाइट जिसे बोलते हैं। तो ऐसे तो हम देख सकते हैं 4 तरह के, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से समझना आपको क्या है। सवाल एक आता है कि अंतरिक्ष यानी स्पेस क्या है। ये सवाल सही भी है, स्पेस क्या है। तो अत्यंत क्षीण गुरुत्वीय प्रभाव वाला जो क्षेत्र होता है, अत्यंत क्षीण गुरुत्वीय प्रभाव जिसे बोलते हैं वेरी वीक ग्रेविटी इफेक्ट, उसे बोलते हैं अंतरिक्ष। यानी कि वायुमंडल का प्रभाव, यानी कि वहाँ पे वायुमंडल क्या हो, प्रभाव, यानी कि कोई पदार्थ नहीं, यानी कि खगोलीय पिंड के अतिरिक्त, जहाँ पे कोई पदार्थ खगोलीय पिंड के अतिरिक्त नहीं है, कोई भी पदार्थ, वही आपका क्या है, अंतरिक्ष। क्या है, अंतरिक्ष, जहाँ पे ध्वनि संचरण नहीं होता। ध्वनि संचरण क्या होता है, नहीं होता। जहाँ पे प्रकाश की कोई स्कैटरिंग नहीं होती, जहाँ पे प्रकाश की कोई स्कैटरिंग नहीं होती, है ना। जहाँ कोई पदार्थ नहीं खगोलीय पिंड के अतिरिक्त, वो अंतरिक्ष है। यानी कि नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है कि इस सिद्धांत का उपयोग स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च और संचालित करने के लिए किया जाता है। स्पेस में प्रकाश तथा अन्य किरणों का परिकीर्णन एवं अवशोषण न्यूनतम या शून्य रहता है। याद रखिएगा, स्पेस में इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्पेस जो होता है, यहाँ पे प्रकाश तथा अन्य किरणों का जो परिकीर्णन होता है, स्पेस में प्रकाश तथा अन्य किरणों का परिकीर्णन वो क्या होता है, या अवशोषण न्यूनतम होता है। यानी कि वन किरणों का जो परिकीर्णन होता है या जो अवशोषण होता है वह न्यूनतम होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो स्पेस क्या है, मैं आपसे सवाल पूछूं कि स्पेस क्या है, या आप ही मुझसे सवाल पूछे कि स्पेस क्या है, तो हम बोलेंगे स्पेस वायुमंडल के जहाँ पे प्रभाव, जहाँ पे आपको अत्यंत क्षीण गुरुत्वीय आपका प्रभाव मिलेगा, कोई पदार्थ नहीं मिलेगा खगोलीय पिंड के अतिरिक्त, जहाँ ध्वनि संचरण नहीं मिलेगा, आपको प्रकाश का कोई स्कैटरिंग नहीं मिलेगा। स्पेस है, सीधी सी बात है। क्या है, स्पेस है। एक चीज आता है यहाँ पे कि आपको कारमेन की सीमा रेखा मिलेगा, यानी कि ये है क्या, तो पृथ्वी से 100 किलोमीटर की दूरी पर अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। जब आप पृथ्वी से 100 किलोमीटर पे जाएंगे तो यहाँ से होता है किस चीज़ का शुरुआत, अंतरिक्ष की शुरुआत। आपने देखा होगा क्षुभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है। तो समताप जो मंडल होता है कहाँ तक होता है, समताप मंडल के बाद कौन होता है, मध्य मंडल होता है, उसके बाद आयन मंडल होता है, बहिर्मंडल होता है। तो जब आप यहाँ से जाएंगे तो 100 किलोमीटर के बाद अंतरिक्ष क्या हो जाता है, यानी पृथ्वी से 100 किलोमीटर दूरी पर अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। अंतरिक्ष संध्या भी इसके आधार पर बनती है, यानी कि शून्य की सीमा रेखा। शून्य की सीमा रेखा क्या है, 10,000 किलोमीटर को शून्य की सीमा रेखा कहा जाता है। शून्य की सीमा रेखा यानी कि 10,000 किलोमीटर को शून्य की सीमा रेखा कहा जाता है। गुरुत्वीय प्रभाव क्षीण होता है, कहाँ से, और वायुमंडल अत्यंत विरल होता है। कहाँ से, जब आप पृथ्वी से 100 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे तो यहीं से आपको अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। यानी कि पृथ्वी से जब 100 किलोमीटर पर पहुँचेंगे तो वहाँ से अंतरिक्ष शुरुआत हो गई। अब यहाँ से क्या होता है कि अंतरिक्ष संध्या भी इसके आधार पर बनती है, यानी गुरुत्वीय प्रभाव। यहाँ से आपको क्षीण होना
शुरू हो जाएगा, आपका वायुमंडल अत्यंत विरल होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका होता है स्पेस, जिसे बोलते हैं अंतरिक्ष, जहाँ पे आपको क्या होता है, जो ध्वनि होता है इसका संचरण नहीं के बराबर होता है, जहाँ कोई पदार्थ नहीं सिर्फ खगोलीय पिंड के अलावा, जहाँ कोई पदार्थ नहीं सिर्फ खगोलीय पिंड के अलावा, सिर्फ खगोलीय पिंड ही आपको, ये है अंतरिक्ष, जहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में नहीं बनने वाले। फिर इस बात, स्पेस क्या है कभी नहीं पूछेगा यूपीएससी, पता है आपको, पता है क्या पूछेगा क्वेश्चन। अर्थ की बात अब करते हैं। देखिए, गुरुत्वीय बल के प्रभाव से उत्पन्न वेग, अब हमारे पृथ्वी है ना, एक होता है ऑर्बिट ऑब्जेक्ट और आपका पृथ्वी है। तो पृथ्वी का कोई तो जरूरी चीज़ होगा, कोई आपका उपग्रह होगा जो अपने एक ऑर्बिट में चारों तरफ पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होगा ना। लेकिन जब उस ऑर्बिट ऑब्जेक्ट जो अर्थ है उसके जो बीच के गैप होता है ना, उसको गुरुत्वीय बल के प्रभाव से उत्पन्न वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पन्न वेग कहा जाता है। ऐसे समझ में, वेग। तो और इसे हम VG से सूचित करते हैं, VG से सूचित करते हैं। जो एक होता है लीनियर वेलोसिटी, जिसे VA से सूचित करते हैं, लीनियर वेलोसिटी, यानी कि ऑर्बिट जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम कहते हैं लीनियर वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट जो ऑर्बिट ऑब्जेक्ट होता है उसी को लीनियर कहते हैं वेलोसिटी। जो हमारा जो ऑर्बिट ऑब्जेक्ट होता है, जो अर्थ है, उसके जो एक बीच में गैप बनता है उसको हम बोलते हैं VG। ठीक है, क्या बोलते हैं? VG। अब देखिए, एक सवाल आता है कि कोई भी खगोलीय पिंड या अंतरिक्ष यान अपने कक्षा पथ में बने रहने के लिए कक्षा वेग पर VL तथा VG का संतुलन स्थापित करता है। मजे की बात है, कितना बेहतरीन बात बता रहा है। कोई भी खगोलीय पिंड, यानी कोई भी सेलेस्टियल बॉडी या अंतरिक्ष यानी स्पेस क्राफ्ट अपने कक्षा पथ में बने रहने के लिए, कोई खगोलीय पिंड हो या कोई अंतरिक्ष यान हो, अपने कक्षा पथ में बने रहने के लिए कक्षा वेग पर लीनियर वेलोसिटी और VG जिसे बोलते हैं का संतुलन स्थापित करते हैं, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ग्रेविटी का क्या संतुलन स्थापित करते हैं। तभी जाकर वह खगोलीय पिंड अंतरिक्ष यान जो अपने कक्षा के पथ में बने रहने के लिए उनको ये VG और VL का क्या करना होगा? संतुलन। अगर वो VG और VL जिसे बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेविटी और लीनियर वेलोसिटी, अगर दोनों जो है ना संतुलन स्थापित नहीं करेंगे तो खगोलीय पिंड जो या अंतरिक्ष यान होते हैं अपने कक्षा पथ में बने नहीं रह सकते, भटक सकते हैं। तो खगोलीय पिंड हो या अंतरिक्ष यान जो होते हैं उनको अपने कक्षा पथ में बने रहने के लिए कक्षा वेग पर उन्हें VL तथा VG का संतुलन स्थापित करना होगा। अगर वो VG यानी कि वेलोसिटी ग्रेविटी और आपका लीनियर वेलोसिटी जिसको कहते हैं, अगर इनका संतुलन या स्थापित नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा? ये जहाँ पर उन्हें बना रहना चाहिए जिस कक्षा पथ में, वो नहीं बने रहेंगे, वहाँ से वो भटक जाएंगे, तो समस्या तो शुरू होगा। खैर, अब देखिए, अब सवाल हमारे पास आता है ऑर्बिट का, कि भाई ऑर्बिट है क्या? अच्छी बात है। जब एक पुनरावृत्त पथ पर जिस पर कोई उपग्रह एक खगोलीय पिंड का परिक्रमा करता है, जब कोई उपग्रह एक पुनरावृत्त पथ पर, जिस पर एक पुनरावृत्त पथ है, जिस पर कोई उपग्रह एक खगोलीय पिंड की, यानी कि एक पुनरावृत्त पथ है जिस पर कोई उपग्रह एक खगोलीय पिंड की क्या करता है? परिक्रमा करता है। यानी कोई उपग्रह है वो या क्या करता है? कोई उपग्रह एक खगोलीय पिंड का, कोई खगोलीय पिंड का क्या करता है? परिक्रमा करता है। यानी कोई उपग्रह एक खगोलीय पिंड का परिक्रमा करता है। किस पे? एक पुनरावृत्त पथ पर। एक पुनरावृत्त पथ है जिस पर कोई उपग्रह एक खगोलीय पिंड
की परिक्रमा करता है, उसे बोलते हैं ऑर्बिट। समझ गए? मैं भी समझ गया कि एक मान के चलिए ऑर्बिट क्या है, यानी कि कक्षापथ क्या है। तो भाई कोई ऐसा एक पुनरावृत्त पथ है जिस पर कोई उपग्रह एक खगोलीय पिंड क्या क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। अब खगोलीय मान के चलो हमारे पास एक कलम है ये, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक पुनरावृत्त पथ है जिस पर क्या कर रहा है, कोई उपग्रह है। इस पथ पे एक पथ है, मान के चलो ये मान के सड़क है, चारों तरफ है। अब इस पथ पे एक उपग्रह परिक्रमा कर रहा है, तो किसका परिक्रमा कर रहा है? किसी खगोलीय पिंड का परिक्रमा करेगा। जब एक खगोलीय पिंड का वो परिक्रमा करेगा, है ना, और जिस पथ पे वो परिक्रमा कर रहा है उस पथ को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उस पथ को हम क्या करेंगे, जिस पथ पे ये परिक्रमा कर रहा है उस पथ को हम कहते हैं ऑर्बिट। ठीक है, उस पथ को हम कहते हैं ऑर्बिट। ठीक, देखिए एक होता है उपग्रह, यानी कि अब मान के चलो कि हमारा कोई खगोलीय पिंड है, इस खगोलीय पिंड है कोई क्या है, एक पुनरावृत्त पथ है और उस पथ पे परिक्रमा कर रहा है। किसका परिक्रमा कर रहा है, यानी उस पथ पे क्या कर रहा है, ये पथ है जिस पे एक उपग्रह एक खगोलीय पिंड की परिक्रमा कर रहा है। जब परिक्रमा कर रहा है ना, तो एक उपग्रह है ये। अब सवाल आता है कि उपग्रह क्या है? ये तो भाई कक्षा है, ठीक है, ये कक्षा पथ है जिसपे कोई उपग्रह क्या कर रहा है, किसी खगोलीय पिंड का परिक्रमा कर रहा है, जिसे हम कक्षा समझ गए। लेकिन ये उपग्रह क्या होता है? उपग्रह दो तरह का होता है। एक आपका उपग्रह होता है जिसे हम बोलते हैं प्राकृतिक उपग्रह, जैसे चंद्रमा भाई क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है लेकिन प्राकृतिक है। लेकिन मानव निर्मित भी उपग्रह होते हैं, जैसे आप बोलते हो ना पृथ्वी का अवलोकन होना, जो चित्रण किया जाता है, नेविगेशन, कम्युनिकेशन, जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह प्रसारित किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सारे के सारे मानव ने उपग्रह को बनाया। ये भी एक कक्षा पे क्या करते हैं, किसी चीज़ का परिक्रमा करते हैं, ये रियलिटी है। उपग्रह या तो सैटेलाइट यानी कि प्राकृतिक या मानव द्वारा निर्मित होते हैं। एक पिंड जो अंतरिक्ष में किसी अन्य पिंड या प्रभाव क्षेत्र की परिक्रमा करता है। एक पिंड जो अंतरिक्ष में किसी अन्य पिंड या प्रभाव क्षेत्र की परिक्रमा करता है, उसे बोलते हैं हम उपग्रह। ठीक है, क्या बोलते हैं, उपग्रह। यानी कि एक पिंड जो अंतरिक्ष में किसी, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो अंतरिक्ष में क्या करता है, किसी अन्य पिंड का या प्रभाव क्षेत्र की परिक्रमा करता है, किसी अन्य पिंड का या प्रभाव क्षेत्र का परिक्रमा करता है वो ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उपग्रह, जिसे बोलते हैं सैटेलाइट। हम बोलेंगे उसे मानव निर्मित उपग्रह। ऑर्बिट जो होता है ना, ऑर्बिट्स में जो परिक्रमा, तो रैखिक वेग जो होता है उसका सभी गुरुत्वीय प्रभावों के योग के बराबर होनी चाहिए। यानी कि जो रैखिक वेग होता है जिसे हम बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, तो वो जो होता है उसका रैखिक वेग सभी गुरुत्वीय प्रभावों के योग के, यानी कि सभी गुरुत्वीय प्रभावों के योग के बराबर होना चाहिए। अगर उसका रैखिक वेग सभी गुरुत्वीय प्रभावों के योग के बराबर नहीं है तो भैया आप समझ रहे हो कि उस ऑर्बिट में जो चीज़ें उस पथ पे और उस खगोलीय पिंड का परिक्रमा कर रहा है ये इम्पॉसिबल है। यानी कि लीनियर वेलोसिटी जो होता है सभी गुरुत्वीय प्रभावों के योग के बराबर होनी चाहिए। अगर गुरुत्वीय प्रभावों के वेग के बराबर नहीं होगा ना तो समस्या गंभीर होने वाला है। एग्जाम्पल में मैं समझाता हूँ आपको। समझो कि हमारे पास एक अर्थ है, ये अर्थ हो गया। अब ये अर्थ हो गया, ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ है, कोई भी चीज़ मान के चलो। अब ये चारों तरफ इसका परिक्रमा कर रहा है, तो इसके बीच में यहाँ पे है ना, तो इसके बीच में जो गैप है उसे हम बोलते हैं वीजी, यानी कि वेलोसिटी या ग्रेविटी वेलोसिटी, जो बोल दो आप। ठीक है, समझे बात करना भाई। और यहाँ से हटाकर थोड़ा यहाँ लेते हैं, यहाँ पे एक सॉन है, इसे बोलते हैं वीजी सॉन, ऐसे बोलते हैं वीजी अर्थ। अब देखो, अब वीजी सॉन वीजी अर्थ जो होता है ये दोनों को जोड़ोगे तो वीजी तैयार होगा। यानी कि अंतरिक्ष में कोई भी उपग्रह कई गुरुत्वीय प्रभावों का अनुभव करता है। अंतरिक्ष में कोई भी उपग्रह कई गुरुत्वीय प्रभावों का क्या करता है, अनुभव करता है।
कोई भी उपग्रह हो वो कई गुरुत्वीय प्रभावों का अनुभव करता है। जो आपका पृथ्वी परिक्रमा करती है ना, किसकी परिक्रमा करती है? पृथ्वी चारों तरफ किसकी? सूर्य की। तो जब पृथ्वी के दो बल, एक अपकेंद्रीय बल, एक गुरुत्वीय बल, अब क्या आपको लगता है, मान के चलो कि मैं कोई चीज़ है मेरे पास, मैं इसको यूं यूं घुमाऊं, ठीक है, तो ये चीज़ें आखिर में इधर ना खींची जा रही है ना इधर आ रही है, ये डायरेक्ट क्या हो रहा है, एकदम गोल गोल घूम रही है। क्यों? क्योंकि इसके इधर एक बल लग रहा है जिसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसके अंदर लग रहा है ग्रेविटी फोर्स, तभी ये चीज़ एकदम एक स्थिरता पे अपनी बनाई हुई है और गोल गोल घूम रही है। ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने ऑर्बिट देखा, हमने सैटेलाइट देखा कि उपग्रह आखिर क्या होते हैं, ऑर्बिट क्या होता है देखा। अब देखिए कक्षा पथों के प्रकार होता है भाई, हकीकत है प्रकार होता है। एक होता है वृत्ताकार कक्षा, और एक होता है अंडाकार, और एक होता है दीर्घ वृत्ताकार। अंडाकार भी होता है, अंडा हमने देखा है अंडाकार होता है, और एक होता है वृत्ताकार, और एक होता है दीर्घ वृत्ताकार। कैसे? चलिए केंद्रीयता के आधार पर अगर हम देखें, केंद्रीयता के आधार पर तो मान के चलिए केंद्रित, एक होता है केंद्रित और एक होता है समान, यानी कि केंद्रित जो होता है, यानी जो केंद्रित होता है, और समान या नॉर्मल ऑर्बिट जिसको कहा जाता है, और एक होता है अपकेंद्रित होता है ना, एक होता है अपकेंद्रित, 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 ठीक है। जब देखो मान के चलो कि हमारे पास एक होता है अपोजी और एक होता है पेरिजी। जब दूर होता है ना तो उसको बोलते हैं अपोजी, और जब पास में होता है तो उसको बोलते हैं पेरिजी। दूर वाले को अपोजी, मान के चलो जो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और ये दूर है तो इसे अपोजी बोलेंगे, सीधी सी बात है। अगर पास में है तो इसे पेरिजी बोलेंगे, सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए ट्रांसफर ऑर्बिट के रूप में इस्तेमाल होता है, ट्रांसफर ऑर्बिट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किसको? अपकेंद्रित को, यानी अपोजी और पेरिजी को ट्रांसफर ऑर्बिट के रूप में इस्तेमाल इसको किया जाता है। जब तक नियत ऑर्बिट पृथ्वी के समीप ना हो, लगभग 1000 किलोमीटर सीमा के अंदर, तब तक सैटेलाइट को एक विशेष ऑर्बिट में ही ट्रांसफर कराया जाता है। 1000 सीमा होनी चाहिए, तभी जा करके उस एक विशेष ऑर्बिट में उसको ट्रांसफर कराया जा सकता है। पृथ्वी के सापेक्ष ऊंचाई के आधार पर देखा जाए तो आपके देखेंगे तो जितने भी आपके ऑर्बिट होते हैं, तो जब ऊपर सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है किसी लॉन्च व्हीकल से, तो इसका एक अपना क्या है, ऊंचाई का एक आधार है कि एक होता है लो अर्थ ऑर्बिट, एक होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, एक होता है आपका जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और हाई अर्थ ऑर्बिट होता है। हाई अर्थ ऑर्बिट होता है, यानी कि जियो सिंक्रोनस से बाहर या ऊंचा होता है। अब सवाल ये आता है कि लो अर्थ ऑर्बिट भाई कहाँ से कहाँ तक होता है? तो जब 1 से 60 किलोमीटर शुरू होता है 2000 किलोमीटर तक। अब जैसे मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट की हाइट जो ऊंचाई होती है कहाँ से कहाँ तक होती है? तो 2000 किलोमीटर शुरू होता है, उसके बाद जियो सिंक्रोनस के पास आता है। वो कहाँ से? 37,000 से शुरू होता है। मैं इसके पूरे बारे में डिटेल जानेंगे। अब देखिए सेटेलाइट से नीडिंग ट्रांसफर ऑर्बिट, सैटेलाइट नीडिंग ट्रांसफर ऑर्बिट, सैटेलाइट फॉर GSO एंड GEO स्पेशल फॉर वे मिशन आदित्य, L1 चंद्रयान और मंगलयान। खैर GEO जो है ना सैटेलाइट जिसे बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट, एक होता है सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है। तो इसके बारे में बोले, एक संचार उपग्रह, कुछ भू प्रक्षेपण और मौसम उपग्रह, कुछ नौवहन होते हैं जहाँ पे आपको मिलेंगे।
अब बात करते हैं हम लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में। पहले समझते हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट जो होता है क्या है। पहले नंबर की अगर हम बात करें तो मोस्टली जो इसका यूज होता है वो 1600 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक ही होता है। क्योंकि ये तो होता है 2000 किलोमीटर तक, लेकिन मोस्टली इसका यूज 16 से लेकर के 1000 किलोमीटर के ही अंदर होता है। अधिकतम अनुप्रयुक्त क्षेत्र होता है, क्योंकि ये जो होता है ना अधिकतम एप्लीकेबल मतलब कि अनुप्रयुक्त क्षेत्र होता है। कैन बी यूज्ड आप समझ लो कि अप टू 2000 किलोमीटर, अधिकतम सीधा इसका 2000 किलोमीटर तक है, इसका लो अर्थ ऑर्बिट का। तो लो अर्थ ऑर्बिट का अधिकतम कितना है 2000 किलोमीटर तक, यानी कि 160 किलोमीटर शुरू होगा 2000 किलोमीटर तक। लेकिन इसका यूज मतलब जो एक अनुप्रयुक्त होता है ना कि ये बेहतर होता है, हमें यही करना चाहिए। तो हमें लगभग 160 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अनुप्रयोग की बात करें तो 155 यानी कि ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आप देखेंगे तो अनुप्रयुक्त की बात करें तो ISS जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो भारत का या एस्ट्रोसैट हो या हबल टेलीस्कोप हो या जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हो या स्मॉल कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो, है ना, कुछ छोटे संचार उपग्रह होते हैं। तो ये सारे के सारे आपको इधर दिखेंगे लो अर्थ ऑर्बिट में। यानी कि आपको जो इंटरनेशनल स्पेस जो स्टेशन होता है, क्योंकि ये बेहतर होता है, बेहतर का मतलब का अनुप्रयुक्त होता है, आने जाने में सुविधा होती है। भैया हम 37 किलोमीटर पर जाकर बना दें वहाँ पे क्या स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो फिर तो समस्या हो गया ना। 1000 पे है तो आराम से, है ना, समझ लीजिए। अब एक होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या होता है? इसका विस्तार तो पहले 2000 किलोमीटर शुरू होता है और 35,786 किलोमीटर तक हाई, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2000 से शुरू होगा और 37,786 किलोमीटर तक होगा। अधिकतम अनुप्रयुक्त जो है 5000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर है, यानी कि अधिकतम अनुप्रयुक्त ये जो है मीडियम अर्थ ऑर्बिट 5000 से लेकर के 20,000 किलोमीटर तक आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अनुप्रयोग की बात करें तो वैश्विक जो नवीन उपग्रह तंत्र होता है ना, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जैसे कि USA का है ग्लोबल आपका पोजिशनिंग सिस्टम, रसिया का है आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, आपका चाइना का है। तो जितने भी नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम होते हैं सारे के सारे आपको मीडियम अर्थ ऑर्बिट में ही मिलेंगे। अब आज अगर सवाल पूछ दे UPSC प्रीलिम्स में कि दुनिया में कितने से देश है जिसके पास खुद का नेविगेशन सिस्टम है, बताइए आप। दुनिया के 4 महत्वपूर्ण जो पूरी दुनिया पर नजर रखते हैं भाई, अमेरिका रखता है, चीन रखता है, रसिया रखता है और यूरोपियन स्पेस जो एजेंसी वो भी रखती है। भारत रखता है, लेकिन भारत पूरी दुनिया में नहीं रख सकता है ना। भारत का नेविगेशन सिस्टम उसका एक दायरा है, कहाँ तक आगे जानेंगे, क्योंकि मैं रिवीजन कर रहा हूँ। तो हमने बोला ग्लोबल जो पोजिशनिंग सिस्टम होता है USA का है और ग्लोबल नेविगेशन जो सिस्टम है वो किसका है, रसिया का है, और गैलीलियो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है और बाइड्यू चाइना का है। फिर से बताते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग जिसे हम बोलते हैं ना GPS ट्रैक, भाई वो GPS जो बोल रहे हैं ना, GPS एक्चुअली में पूरी जो दुनिया को पूरा नज़र रखा हुआ है वो है USA का पूरा USA का है, जिसे हम बोलते हैं ना ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम, वो है रसिया का, जिसे हम बोलते हैं बाइडू, वो है चाइना का, गैलीलियो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। ये 4 दुनिया में ऐसे देश हैं और कुछ संघ हैं, जैसे कि यूरोपियन आपका स्पेस एजेंसी। तो ये सब मिल करके उन्होंने पूरे वैश्विक स्तर पर इनका ये बेसिक नौवहन उपग्रह तंत्र है, नौवहन जिसे हम नेविगेशन सैटेलाइट के रूप में जानते हैं। अब देखिए GEO यानी पृथ्वी के केंद्र से दूरी इसका 42,164 किलोमीटर है।
पृथ्वी के केंद्र से इसकी दूरी कितनी है? 42,114 किलोमीटर। और इक्वेटोरियल सरफेस यानी कि सी लेवल से इसका 35,786 किलोमीटर है, जिसे हम बोलते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है जिसे बोलते हैं भूतुल्यकालिक कक्षा। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट भूतुल्यकालिक कक्षा। तो भूतुल्यकालिक कक्षा क्या है? एक सवाल आता है कि भूतुल्यकालिक कक्षा क्या है। इस कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में पूरी की जाती है। यानी कि जो जियो सिंक्रोनस से आपका ऑर्बिट है, यानी कि इस कक्षा में, यानी कि इस ऑर्बिट में आप जो है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में पूरी कर सकते हैं परिक्रमा। किसकी? पृथ्वी की। क्योंकि आप सैटेलाइट किस लिए लॉन्च करेंगे भाई? आपको सैटेलाइट काम क्यों है? क्योंकि पृथ्वी के बारे में हमें जानकारी लेनी है ना, सीधी सी बात है। तो इस कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करना है मुझे, कितने? 23 घंटा 56 और 4 सेकंड में पूरी की जाती है। घूर्णन में लगा समय जिसको कहा जाता है। देखिए, अगर हम इसके जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के दो भाग में बांटे, एक इक्वेटर के सापेक्ष और एक इक्वेटर के सापेक्ष, यानी कि नॉट इज इक्वल टू इक्वेटर, सीधी सी बात है, जिसे बोलते हैं भू स्थिर कक्षा। एक होता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, एक होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। एक होता है भूतुल्यकालिक, एक होता है भू स्थिर कक्षा। है कि नहीं? तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो परिक्रमा करता है पृथ्वी का, वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरी की जाती है इस ऑर्बिट के द्वारा। अगर यहाँ पे जो भी सैटेलाइट जगह उपग्रह वो अपने ऑर्बिट पे पूरी पृथ्वी का परिक्रमा कितना कर लेगा? तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में पूरी तरीके से कर लेगा। अब एक आता है पोलर ऑर्बिट, यानी कि ध्रुवीय कक्षा। क्या है? ध्रुवों के ऊपर से गुजरती ऑर्बिट, है ना, ऑर्बिट पासिंग ओवर द पोल, यानी कि ध्रुवीय के ऊपर से गुजरती जो ऑर्बिट होती है, ध्रुवों के ऊपर से गुजरती हुई ऑर्बिट को ही कहा जाता है ध्रुवीय कक्षा, यानी कि ध्रुवीय के ऊपर से गुजरती है वो। अब देखिए, ध्रुवीय कक्षा की ऊंचाई तो वेरिएबल, यानी कि अलग अलग होता है, हकीकत है अलग अलग होता है। ये अधिकांश व्यवहारिक इस्तेमाल में देखा जाए, भू प्रेक्षण के लिए, भू प्रेक्षण यानी लो अर्थ ऑर्बिट जो होता है में भू प्रेक्षण के लिए किया जाता है। किसका? ध्रुवीय कक्षा, पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट सन, अगर सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट की बात करें, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, यानी सन एस, सिंक्रोनस यानी एस, पोलर यानी पी, ऑर्बिट यानी ओ। तो सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा, सूर्य तुल्यकालिक हमने क्या, देखिए फिर बताते हैं, हमने क्या देखा है? लो अर्थ ऑर्बिट देखा है हमने, मीडियम अर्थ ऑर्बिट देखा है, फिर हमने जियो सिंक्रोनस देखा है, जियो स्टेशनरी देखा, अब हम देख रहे हैं सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। तो ये जो होता है 675 किलोमीटर से 850 किलोमीटर इनकी ऊंचाई होती है, 675 से 850 किलोमीटर, ठीक है। ये होते हैं आपका जियो सिंक्रोनस नहीं बल्कि जियो सिंक्रोनस, आपके सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। सैटेलाइट्स एंड देयर मोड्स यूज ऑर्बिट की बात करें तो यानी कम्युनिकेशन, संचार की बात, तो मस्ट जो जियो सिंक्रोनस स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, जो आपका सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है, या स्मॉल या प्राइवेट में भी इन लो अर्थ ऑर्बिट होता है। ये सारे के सारे देखो संचार के यानी कि कम्युनिकेशन के लिए आप सैटेलाइट जो होता है वो जियो स्टेशनरी में भी सैटेलाइट होते हैं, या आपका जियो जो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है वहाँ पे भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए होते हैं, या आपका जो स्मॉल या प्राइवेट जो होते हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट में होते हैं, या छोटे होते हैं आपके जो उपग्रह, या जो मतलब कि प्राइवेट होते हैं, कोई कंपनी ने लॉन्च कर दिया किसी मतलब अपनी ये
न्यूज़ वगैरह के लिए कि हमें न्यूज़ प्रसारित करना है ना, बहुत सारी ऐसी हैं कंपनियां, तो वो सब के सब लो अर्थ ऑर्बिट में जाता है। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब कि एक अनुप्रयोग, एक मतलब कि अधिकतम जो अनुप्रयुक्त एरिया होता है वो आपका 165 से 1000 किलोमीटर से, तो अधिकतम इसका 2000 किलोमीटर तक होता है। अब के पास आता है अर्थ ऑब्जर्वेशन। जब अर्थ ऑब्जर्वेशन की बात आती है, यानी कि भू प्रक्षेपण की, उसके अवलोकन की बात आती है, तो यहाँ पे सन जो सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट होता है इस पे ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है, और कुछ आपको जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी में भी मिलेगा। तो यानी कि जब भी हम अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम उस ऑर्बिट में डालें, जैसे कि आपका सन जो सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में भी डालते हैं, या हम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में डालते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भी उसको डालते हैं। वो पृथ्वी के क्या करता है, परिक्रमा करता है, और जो मतलब कि हमें जो पृथ्वी का आपका ऑब्जर्वेशन करना है वो करता है, और हमें जैसे पर्यावरण से संबंधित हो गया जानकारियाँ देता है ना। या मान के चलिए एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ों को ट्रैक करना होता है इमेजिंग के ज़रिए, तो यानी कि मानचित्रण, ये सारे का सारा काम यहाँ पे होता है। नौवहन की बात करें तो ग्लोबल तंत्र जिसे बोलते हैं, नौवहन के लिए ग्लोबल तंत्र यानी कि मीडियम, जिसे अर्थ हम बोलते हैं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है, और यहाँ पे क्षत्रिय यानी कि नाविक होता है, और यानी कि ग्लोबल तंत्र में होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, याद रखिएगा। और क्षत्रिय जिसे बोलते हैं नाविक, तो क्षत्रिय जितने भी होता है, एक होता है ग्लोबल, याद रखिएगा ग्लोबल होता है यहाँ पे, ये आपको मीडियम अर्थ ऑर्बिट में ही सैटेलाइट होते हैं नेविगेशन वाले। और जो क्षेत्रीय होते हैं ना, रीजनल जिसको कहा जाता है, जैसे भारत के पास रीजनल है ना, अमेरिका के पास क्या है, ग्लोबल है, आपका रसिया के पास क्या है, ग्लोबल है, आपका चीन के पास क्या है, ग्लोबल है, आपका यूरोपियन जो स्पेस एजेंसी उसके पास क्या है, ग्लोबल है, चारों के पास ग्लोबल है। ये कहाँ इनका सैटेलाइट होंगे सारे के सारे इनका, तो इनका होगा मीडियम अर्थ ऑर्बिट में। लेकिन जो रीजनल है जैसे भारत, तो इनके रीजनल जियो सिंक्रोनस में होगा या जियो स्टेशनरी में होगा। जियो सिंक्रोनस में हो सकता है या जियो स्टेशनरी में, यानी जियो सिंक्रोनस में भी हमारे ऑर्बिट है, हमारे सैटेलाइट हैं, और जियो स्टेशनरी में भी टोटल हमारे पास 7 है नाविक के। जो नेशनल आपका जो आपका नेविगेशन सिस्टम है, यानी कि भारत का जो नेविगेशन सिस्टम है जिसको नाविक के रूप में जाना जाता है, उसमें टोटल 7 आपके ऊपर हैं। खैर, अध्ययन के सैटेलाइट भी होते हैं, यानी कि रिसर्च के लिए भी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, जैसे कि ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो गया, हब्बल टेलीस्कोप हो गया, GWST हो गया, एस्ट्रोसैट हो गया, ये सारे के सारे लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि है ना। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की हम चर्चा करते हैं आज। फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स क्या होता है, यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स यानी कि संचार उपग्रह, भैया संचार उपग्रह होते हैं। अब से कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होता है ना। हमने तो ऑर्बिट के बारे में पढ़ा, सैटेलाइट के बारे में पढ़ा नहीं, हमने ऑर्बिट के बारे में पढ़ा, लो अर्थ ऑर्बिट होता है, हमने पढ़ा मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है, हमने पढ़ा आपका कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है, हमने पढ़ा कि आपका ये जो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट होता है, पोलर ऑर्बिट होता है, यही हमने पढ़ा। ये सारे इनका अलग अलग डिपार्टमेंट है। इस ऑर्बिट में आप जाएगा कोई उपग्रह, वो जाकर क्या करेगा, एक पुनरावृत्त पथ पे परिक्रमा करेगा, किसी को गले पड़ने का, और क्या कर सकता है, यही करेगा ना। खैर, अब देखिए जब कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की बात करें, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो जियो जब स्टेशनरी ऑर्बिट हम देखते हैं, तो यहाँ पे मान के चलिए कि कोई चीज़ हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे थोड़ी सी हम समझते हैं। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट में दूरसंचार के लिए, मोबाइल इंटरनेट के लिए, सैटेलाइट टेलीविज़न के लिए, मेडिसिन के लिए, है ना, रिमोट एजुकेशन के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए, ये सारे का सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट के अंतर्गत ही काम होता है। आप देखो, दूरसंचार हो, मोबाइल इंटरनेट हो, सैटेलाइट टेलीविज़न हो, टेलीमेडिसिन हो, रिमोट एजुकेशन हो, है ना, जिसे बोलते हैं दूरस्थ शिक्षा, रिमोट एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा, या आपका आपदा प्रबंधन जिसे बोलते हैं ना, डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि आपदा प्रबंधन। कोई आपको आपदा आना है तो कैसे आपको पता चलेगा, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के अंतर्गत
पहले ही सूचना दे दीजिए भाई आपदा आने वाला है, सतर्क हो जाओ। आपदा मतलब जैसे कि आपको मान के चलो कि खतरनाक ज्वार आने वाला है, चक्रवात आने वाला है, तूफान आने वाला है समुद्री, तो कौन देगा जानकारी? बीच में कौन है बताओ? अब जाओगे बीच में रहोगे? नहीं, आपको आएगा कम्युनिकेशन, मोबाइल इंटरनेट। एक जगह से आप कहीं अब चले जाओ जंगल में, आपको मोबाइल नेटवर्क मिल जाएगा। क्यों? सैटेलाइट, दूर शिक्षा के लिए। तो फिर इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि चीज़ें पहले एक जगह से संप्रेषण होता है, सिग्नल प्राप्त करता है। कौन सिग्नल प्राप्त करता है? पहले सिग्नल प्राप्त करेगा, फिर सिग्नल को बदलेगा, अब बदल करके सिग्नल को संप्रेषण करेगा सैटेलाइट। पहले सिग्नल सैटेलाइट प्राप्त करता है, फिर सिग्नल को बदलता है यानी कि प्रबल करता है, फिर उस सिग्नल को संप्रेषण करता है। प्राप्त करने के बाद क्या करेगा? फिर उसे बदलेगा, बदल करके फिर क्या करेगा? वापस भेज देगा। कहाँ? जहाँ भेजे मतलब जहाँ उसका, जैसे कि आपका एंटेना होगा, क्या बोलते हैं उसको? एंटेना बोलते हैं ना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो उसको भेजेगा, तब वो आपके टीवी में दिखने लगेगा या मोबाइल में देखने लगेगा। एक होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन यानी कि भू अवलोकन या प्रेक्षण। ये सेंसर के द्वारा अलग अलग रे को कैप्चर करना, रे से प्राप्त जानकारी को इमेज में बदलना और ट्रांसमिशन द्वारा प्रसारण। ते पर्वत हो गया, वन हो गया, इस सब के अर्थ ऑब्जर्वेशन में क्या हो गया? आपको पर्वतों का, वनों का, सीमाओं का, ये सब चीज़ों को क्या करता है? अवलोकन करता है। और फिर जहाँ इसको भेजना है वो भेजता है। आपके पास तो नहीं आता है तो आप समझते हो कि मेरे पास नहीं आता है, तो की बात है भाई, आपके पास क्यों आएगा? सीधी सी बात है। अब देखो, अगर नेविगेशन सिस्टम की बात करें, नेविगेशन सिस्टम यानी कि नौवहन उपग्रह, ये कमाल की है भाई। इनका लोकेशन जो पोजीशन होता है, स्थिति बताना, वो नौवहन निर्देश और एक्यूरेट टाइमिंग, ऑटोमेटिक क्लॉक, एक दो भाई नहीं होते सैटेलाइट। ये एक चीज़ पे टारगेट लिए भाई 3-3 सैटेलाइट, 4-4 सैटेलाइट, 5-5 सैटेलाइट एकदम भिड़े हुए हैं। तो बताओ वो चीज़ मतलब कि एक्यूरेट टाइमिंग क्या नहीं होगा? होगा। अभी एक थोड़ी ना सैटेलाइट है। अब मान के चल एक ये चीज़ है कोई, यहाँ पे एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो पूरा इसका टाइम भाई इधर जा रहे हो, उधर से उधर दे दिए सूचना, हाँ इधर आ रहा है, फिर उधर से इधर से, अच्छा इधर आ गया तू, अच्छा इधर इधर, पूरी तरीके से बढ़िया से एकदम वो सूचना देता है नेविगेशन सिस्टम। इंडिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम की बात करें, इंडिया का प्रक्षेपण यान कार्यक्रम की बात करें, तो लीगेसी यानी भूतपूर्व की बात करें, अगर हम प्रेजेंटली एंड सर्विसेज की बात करें, अगर हम अंडर डेवलपमेंट की बात करें, जैसे कि आप बोलेंगे SLV, आप बोलेंगे ASLV, आप बोलेंगे PSLV, आप बोलेंगे GSLV MK2, GSLV MK3, LVM3, SSLV, है ना, फॉर टेक्नोलॉजी टेस्टिंग, फिर साउंडिंग रॉकेट, भाई ये सब क्या होता है? RLV सब क्या होता है? आज तो सवाल बनता है भाई, ये होता क्या है? आइए जितने हैं ना इम्पोर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी SLV, ASLV, PSLV, GSLV, SSLV, RLV, जब तक आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो स्पेस आपको जो है ना टेक्नोलॉजी में, आप जैसे कि आप सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नहीं समझ पाएंगे। चलिए हम एक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम लीगेसी लॉन्च व्हीकल की बात करें यानी कि भूतपूर्व, बहुत पहले की बात, तब क्या आएगा इसमें? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल
सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसे बोलते हैं SLV, सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसे बोलते हैं SLV, सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसे बोलते हैं SLV। ये सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या है भाई? ये जो है इंडिया का फर्स्ट लॉन्च व्हीकल है, इंडिया का फर्स्ट लॉन्च व्हीकल है जिसे बोलते हैं सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इंडिया का फर्स्ट लॉन्च व्हीकल। मुख्यतः इसरो के स्वयं के प्रयासों से बना था और रूस का आंशिक सहयोग था। हमारा पहला जो सेटेलाइट था हमने सहयोग लिया था, आंशिक सहयोग और रूस से लिया था। हमें सहयोग लेना चाहिए। बिना मेंटोर्स के आप IAS नहीं बन सकते, ये रियलिटी है, कोई भी टॉपर आपको नहीं बताएगा। क्योंकि एक मेंटोर्स वो IAS अधिकारी हो या जॉब करता हो या जॉब नहीं करता हो, लेकिन क्योंकि उसे पता है कि मैं फेल हुआ हूँ, क्यों हुआ हूँ, अगला बंदा को फेल नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। तो हमें मेंटोर्स जरूरी है जो कि मुझे गाइड करते हैं लोग। पेलोड कैपेसिटी बताएं। अगर जो भूतपूर्व सेटेलाइट थे लॉन्च व्हीकल, तो उनका जो पेलोड कैपेसिटी था वो 40 kg था। सोचिए 40 kg था हमारे सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल का। 3 सक्सेसफुल लॉन्च हुए, जुलाई 1980 में, मई 1981 में, 1983 में। कुछ नहीं पूछने वाला, ये पूछेगा ही नहीं, सीधी सी बात है, लेकिन थोड़ी सी हम इतिहास जान लेते हैं ना। 3 सफल प्रक्षेपण में जुलाई आपके 1980 था, मई 1980 था, अप्रैल 1983 था। रोहिणी सीरीज के एको सेटेलाइट थे ये। 4 स्टेज का लॉन्च व्हीकल था इसका, सभी स्टेज सॉलिड फ्यूल पर आधारित था। यानी कि जो हमारे भूतपूर्व जितने भी लॉन्च व्हीकल थे वो सारे के सारे क्या थे, सभी के सभी वे जो थे वो स्टेज उनका सॉलिड फ्यूल पर आधारित था। अब आता है आपका भूतपूर्व में ही, भूतपूर्व बात करें तो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम में भूतपूर्व ASLV हमने बताया सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक हो गया, एक होता है ASLV यानी कि जिसे बोलते हैं ऑगमेंटेड सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये ऑगमेंटेड सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होता है? सही बात है। देखो ये सेकंड जनरेशन का लॉन्च व्हीकल था, भूतपूर्व ये सेकंड जनरेशन का लॉन्च व्हीकल था जो 1980 के दशक में विकसित किया गया था। ये विकसित किसी ने किया था? इसरो ने। क्यों? क्योंकि इसरो की स्थापना कब होती है? 1969 में। 62 में इसरो नहीं था, कुछ और था। मैं हूं ना सही? नहीं हूं तो आप कमेंट करना, क्या इसरो का स्थापना 1969 में नहीं हुआ था? 1992 तक सेवा में ये था। कौन? ASLV जिसे बोलते हैं ऑगमेंटेड सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑर्बिट की बात करें तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में मतलब कि लॉन्च कर सकता था किसी भी उपग्रह को, सेटेलाइट को, और जा करके परिक्रमा करता था। ठीक है। पेलोड इसकी कैपेसिटी थी 150। हमने जब पहला लॉन्च व्हीकल के जरिए सेटेलाइट को लॉन्च किया तो उस समय उस लॉन्च व्हीकल का पेलोड क्षमता था 40 kg। बाद में हमने डेवलप किया बेटा 110 kg, यानी कि डायरेक्ट 150 kg वो क्या कर सकता था, पेलोड उसका क्षमता था। ये 5 स्टेज का रॉकेट था। पहला किसने स्टेज का वो रॉकेट लॉन्च व्हीकल? तो 5 स्टेज रॉकेट था, यानी कि सभी चरण ठोस ईंधन पर आधारित थे। सभी चरण ठोस ईंधन पर आधारित थे। पहले वाले सॉलिड फ्यूल पर आधारित थे। एक आता है प्रेजेंटली एंड सर्विस लॉन्च व्हीकल। आगे वर्तमान में सेवारत प्रक्षेपण यान। जो सेवारत प्रक्षेपण यान है ये क्या है? तो पहले तो हम देखें भूतपूर्व में, एक हमने देखा सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एक हमने देखा ASLV यानी संवर्धित SLV। मुझे एग्जैक्ट इसका फुल फॉर्म याद नहीं है, इसका हिंदी वाला याद है, संवर्धित SLV सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
मैं देखूंगा तो कमेंट में लिख दूंगा, ठीक है, बाद में। अब आता है प्रेजेंटली में देखा जाए कि जो वर्तमान में सेवारत प्रक्षेपण यान है उसमें एक आपका आता है PSLV जिसे बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी ध्रुवीय कक्षा उपग्रह प्रक्षेपण यान। तो पोलर ऑर्बिट के बारे में हमने आपसे बात तो की ही थी। अब देखिए इसका मूल्य अपउद्देश्य देखेंगे तो ध्रुवीय कक्षाओं में उपग्रह प्रक्षेपण इसको करना है, और आज एक बहुउपयोगी प्रक्षेपण यान है। पोलर जो लॉन्च व्हीकल है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आज के समय में एक बहुउपयोगी प्रक्षेपण यान है। PSLV जिसको कहा जाता है, पोलर आपका सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स है, यहाँ से सबसे ज़्यादा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, यानी कि भू प्रक्षेपण यान। PSLV बहुउपयोगी क्यों है, यानी कि जो पोलर आपका सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ये बहुउपयोगी क्यों है? इसलिए कि कई प्रकार के स्पेस क्राफ्ट गर्दा इसमें हो रहा है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट, अदर मिशन एग्जाम्पल मंगलयान, चंद्रयान 1, मल्टीपल पेलोड लॉन्च व्हीकल। सेवरल सैटेलाइट्स इन ए सिंगल लॉन्च, यानी एक ही लॉन्च में कई उपग्रह लेकर जा सकता है। एक ही लॉन्च में आपका जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है कितनी सारी लेकर जा सकता है। अब देखो अब थोड़ी सी जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है कितनी 40 kg इसका पेलोड क्षमता भाई। जो SLV जो था ए यानी कि संवर्धित लॉन्च व्हीकल, जो हमने बाद में उसको मॉडिफाइड किया और उसमें कुछ नया बदलाव किया तो उसकी पेलोड क्षमता कितनी थी भाई 150 kg था। बाद में देखो कितनी सारे सैटेलाइट को लेकर जा रहा है कौन, आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इंसान को कैपेसिटी को बढ़ानी चाहिए, ये दुनिया है, इस दुनिया में जीना है ना भाई, तो कैपेसिटी आपको बढ़ानी ही पड़ेगी। आपको जितना मेहनत करना हो करो, मेहनत करना पड़ेगा, यह हकीकत है, मेहनत करना ही पड़ेगा। मल्टी मिशन कैपेसिटी, बहु मिशन क्षमता है, एक ही मिशन में कई उपग्रह को उनकी अलग अलग कक्षाओं में प्रविष्ट कराने की क्षमता इसके पास है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है एक बार में वो कई उपग्रहों को उनकी अलग अलग कक्षाओं में प्रविष्ट कराने की क्षमता रखता है। ये एक बार में कई उपग्रहों को अलग अलग प्रविष्ट कराने की क्षमता रखता है, इतनी है इसके पास कैपेसिटी, वो कर सकता है। मैनी डिफरेंट ऑर्बिट्स, जैसे लो अर्थ ऑर्बिट हो गया, जैसे आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट हो गया, ट्रांसफर ऑर्बिट हो गया, जैसे समझ लें बात, मून, मार्स, जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी, या जो आपका जो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट हो गया, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो बात को आप समझो कि यानी कि वो एक मतलब कि अलग अलग कक्षाओं में प्रविष्ट कराने की क्षमता रखता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे हमने चेंज किया। टेक्निकल डिटेल्स के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं, इसका क्या है, इसका तकनीकी थोड़ी सी बात कर लें। पहले देखिए 4 स्टेज इसका है। पहला स्टेज कहता है PS1, PS2, PS3, PS4, PS1, PS3, PS4, PS1, PS2, PS3, PS4। टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो 4 स्टेज होता है। PS1 होता है, PS2 होता है, PS3 होता है, PS4 होता है। तो PS1 में सॉलिड फ्यूल होता है, PS2 में तरल ईंधन आधारित विकास इंजन होता है, PS3 में ठोस ईंधन होता है, PS1 में ठोस ईंधन होता है, PS2 में इसमें तरल ईंधन आधारित विकास इंजन होता है। तरल ईंधन आधारित विकास इंजन, तरल ईंधन आधारित विकास इंजन, यानी कि PS2 में आपके तरल ईंधन आधारित विकास इंजन PS2 में। PS1 में क्या होता है, आपका ठोस ईंधन होता है जिसे बोलते हैं सॉलिड फ्यूल, और PS2 होता है यहाँ पे तरल ईंधन आधारित विकास इंजन होता है। PS3 में भी ठोस ईंधन होता है,
PS4 में तरल आधारित यानी कि 2 लिक्विड फ्यूल इंजन होता है। तो 2 लिक्विड फ्यूल इंजन हो गया। लिक्विड फ्यूल आपका विकास लिक्विड विकास इंजन हो गया। आपका सॉलिड फ्यूल हो गया फर्स्ट, सेकंड में लिक्विड आपका विकास इंजन हो गया, थर्ड में फिर सॉलिड फ्यूल हो गया, फोर्थ में 2 लिक्विड फ्यूल इंजन हो गया। और हम बात करें हम इसमें, तो ये 3 जनरेशन का प्रक्षेपण यान है। कौन आपका, तो PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगर हम स्टार मोटर्स की बात करें इसका, तो ठोस ईंधन पर आधारित है, प्रथम चरण के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। और अगर हम इसके ईंधन की बात करें, ईंधन की बात, तो इसके ईंधन में हमने बताया PS1 जो कि सॉलिड होता है, यानी कि इसमें होता है HTPB। HTPB क्या होता है, जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटेडाइन। ध्यान सुनिएगा, HTPB। अब HTPB क्या होता है, इसको आप गूगल करेंगे और समझने को सीखेंगे HTPB क्या है। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये पूछने वाला तो बिल्कुल नहीं है UPSC जिससे। लेकिन हाँ, इसमें ईंधन होता है एक आपका PS1, PS2, PS3, PS4 क्या होता है, इसके बारे में हम जानें तो ये अच्छा रहेगा। तो किसी की देखिए, जब हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो ताकि हमारा बेस जब मजबूत रहेगा ना, तो हम चीज़ों को समझ पाएंगे। तो HTPB जो होता है सॉलिड, जिसे हम फ्यूल बोलते हैं, तो PS1 में होता है जिसे ठोस ईंधन, तो उसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटेडाइन। PS2 में क्या होता है, एक लिक्विड होता है जिसका डेवलप इन इंडिया इन 1990 में, यानी कि 1990 के दशक में इंडिया में ही इसको ये विकसित हुआ था आपका। और आगे बात करें तो लिक्विड इसमें एक PS2 में ही प्रोपल्सन सिस्टम होता है जो सेंटर के द्वारा विकसित किया गया। इसका जो आपका लिक्विड प्रोपल्सन जो है ना, लिक्विड प्रोपल्सन जो PS2 के ही अंतर्गत आता है ईंधन में, PS2 के लिक्विड प्रोपल्सन आपका सिस्टम, तो इसे केंद्र के द्वारा ही मतलब कि विकास किया गया था। लेकिन अभी देखेंगे तो इसका 3 मुख्य लैब है। 3 मुख्य लैब कहाँ कहाँ है, तब कि एक बेंगलुरु में है, इसके 3 मुख्य लैब थे, यानी एक था किसका लैब बेंगलुरु में, एक आपका महेंद्रगिरी में, और एक आपका था त्रिवंदरुम में। अगर PS3 की बात करें हम, PS1 में तो सॉलिड इंजन होता है, सॉलिड ईंधन होता है, सॉलिड फ्यूल, सॉलिड ईंधन होता है PS1 में। PS2 में लिक्विड होते हैं, है ना, और PS3 में आपके भी सॉलिड फ्यूल ईंधन ही होते हैं। यहाँ पे भी HTPB होता है इसमें। तो हमने बोला PS4 में आपके लिक्विड होते हैं बट नॉट विकास होते हैं, एक प्रवर्तित संस्करण होते हैं। और इसी में आपको मिलेगा MMH जिसे बोलते हैं मोनोमिथाइल हाइड्रोसिन, है ना, MON इसी में होता है जिसे बोलते हैं मिक्स ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। फ्यूल में आता है UDMH। इसके फ्यूल में जो फ्यूल होता है ना, उसमें वो होता है UDMH जिसे बोलते हैं अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन जिसे बोलते हैं UDMH। एक फ्यूल है, क्या है, फ्यूल है। अब देखिए ऑर्बिट एंड पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो GTO या SSP जिसे बोलते हैं ना, आप बोल सकते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, या आप जियो या सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। तो इसमें यानी GTO में ये लेकर जाता है 1425 kg इसकी कैपेसिटी है ना, पेलोड कैपेसिटी, और SSP में इसका 1750 kg का कैपेसिटी है। यानी कि मतलब जियो आपका जो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है ना, वहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि दूर है ना, ये आपका जियो सन जो आपका सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट है पास में है। तो अनट्रांसफर ऑर्बिट जो होता है, तो अनट्रांसफर ऑर्बिट की ऊंचाई पर निर्भर करता है। अब तक 59 लॉन्च किया जा चुका है अब तक, क्या सैटेलाइट, किससे, PSLV के द्वारा, यानी कि 57 सक्सेसफुल हैं। नवीनतम सितंबर 2023 में आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था, सैटेलाइट नहीं था भाई,
एक यान, प्रक्षेपण यान आप उसको कह सकते हो। आदित्य L1, आदित्य L1 इसे लैग्रांज पॉइंट के रूप में जाना जाता है ना। L1, L2, L3, L4, L5 नहीं होता है, होता है। तो टोटल आज तक कितने लॉन्च किए जा चुके हैं PSLV से? तो 59, जिसमें से 57 सक्सेसफुल। ये होता है भारतीय का पावर भाई, भारतीय, इंडियन, समझे, इंडियन। तो हमने तो इतनी सारी पढ़ी नहीं आज, इतनी सारी हमने पढ़ा। आपको कहीं भी दिक्कत हो तो एक बार गूगल कर लेना, है ना। आपको इसको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। ये पार्ट 1 याद रखना, ये पार्ट 1 था स्पेस टेक्नोलॉजी का। पार्ट 2 आपको दूसरी वीडियो में हम डालेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा ना, और मुझे भी इसको दोबारा देखने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि कम रहेगा तो मुझे भी क्या होगा, हम कहीं भी रहेंगे तो अपना आराम से इसको देख लेंगे, ताकि रिवीजन भी हो जाए। क्योंकि देखिए बेसिक जब मजबूत रहेगा ना तभी, क्योंकि देखो साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया, इसके लिए करंट अफेयर्स ही काम करता है। क्योंकि ये थोड़ी ना पूछेगा, नहीं पूछे, सब कुछ जानता है। ये क्या पूछेगा आपको कि लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, भाई बताओ ना, नहीं। देखिए वर्तमान में कोई ऐसा है कि सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, या किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च हुआ है, या किस ऑर्बिट में जाएगा, है ना, जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट में, मीडियम में जाएगा, सन सिंक्रोनस से पोलर ऑर्बिट में, पोलर ऑर्बिट में कहाँ XY जाएगा। तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और आप बिल्कुल वीडियो अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ या आप एकाग्रता के साथ देखेंगे तो आपको जरूर समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी तो आप गूगल कर लें क्वेश्चन को, नहीं तो कमेंट करें। आप PDF इसको चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। आप टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा इसका लिंक, आप उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।